मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई, जिसका नाम है आपका आ, अवस्था, पदार्थ की अवस्था, जिसमें गैसीय और हम द्रवीय अवस्था पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो हम लोग क्या किए हैं, कवर किए हैं। आज हम जो है इसमें अणु की कुछ अवधारणा के विकास के या अणु की अवधारणा के विकास में गैस नियम की भूमिका देखने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमको छोटी छोटी कुछ बात दिया है आपके बुक में, वो हमको क्या करना है, पढ़ना है। वैसे आप जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, इस पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं भाई? 3 अवस्था होते हैं, जो आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक होता है आपका ठोस अवस्था, एक होता है हमारा क्या होता है, गैस अवस्था, और एक होता है हमारा जो है द्रव अवस्था। तो इस प्रकार से पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, हमारे 3 अवस्था होते हैं। और ये जो टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, गैस जो अवस्था है इसके बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। फिलहाल अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई? गैस अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम फिलहाल ठोस अवस्था के बारे में बात नहीं करेंगे और न ही द्रव अवस्था के बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, गैस अवस्था। तो ये जो टॉपिक दिया है, अणु की अवधारणाओं या अणु की अवधारणा के विकास में गैस नियमों की भूमिका, तो ये किसके लिए दिया है, हमारा गैस के लिए दिया है। और यहाँ पर आप जानते भी हैं कि जो गैस होता है, जैसे हम वायुमंडली में बात करते हैं तो जितने भी गैस होते हैं या उसके अंदर जो भी गैस पाए जाते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस, है ना, उसके अलावा क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस वगैरह वगैरह, जो भी गैस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक समान होते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि कौन नाइट्रोजन है, कौन ऑक्सीजन है और कौन अन्य प्रकार का गैस है, ये हमको पता नहीं चलता। अर्थात वहाँ पर क्या होते हैं, वो एक साथ क्या होते हैं, एक समान रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि वो जो गैस होते हैं जो वायुमंडल में एक साथ पाए जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि कौन सा गैस कौन सा है, तो उन गैसों के क्या होते हैं, आपस में समानता पाए जाते हैं, गुणों में समानता होते हैं। तो उनको ही हमको क्या करना है, आगे देखना है कि गैस में कौन कौन से गुण होता है जो कि सभी गैसों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो हम क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं भाई। क्योंकि सभी गैस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, इसलिए उसमें पाए जाने वाले गुण भी क्या होते हैं, आपके समान ही होते हैं। तो आपके बुक में कुछ उनके बारे में गुण बताए गए हैं, जिसे हम भौतिक गुण के अंतर्गत रखते हैं। तो उनको हमको क्या करते जाना है, 1 बाय 1 करके पढ़ते जाना है कि कौन कौन से गुण हैं और वो किस किस प्रकार से होते हैं। और ये सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में होते हैं भाई, गैस के बारे में हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, गैस के कुछ भौतिक गुण दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला इसमें दिया है वो है हमारा समांगी प्रकृति। समांगी प्रकृति का मतलब होता है कि जो वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में सारे जो गैस होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, समान रूप से क्या होते हैं, सभी तरफ क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। अर्थात जो पदार्थ होते हैं, गैस जो पदार्थ होते हैं, समांगी गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो गैस क्या होते हैं हमारे भाई, गैस समांगी प्रकृति के होते हैं, समांगी प्रकृति के होते हैं, समांगी प्रकृति के होते हैं। क्योंकि सभी गैस एक साथ क्या होते हैं, समान रूप से सभी तरफ होते हैं। क्योंकि सभी गैस वायुमंडल में समान रूप से वायुमंडल में समान रूप से सभी तरफ क्या होते हैं, वितरित होते हैं, सभी तरफ वितरित होते हैं, सभी तरफ वितरित होते हैं। तो आप पहले में ये बोल सकते हैं कि जितने भी जो गैस होते हैं, सब के सब गैस क्या होते हैं, हमारे समांगी प्रकृति के होते हैं। क्योंकि वायुमंडल में देखें तो सभी जो गैस होते हैं वो समान रूप से क्या होते हैं, हर तरफ क्या होते हैं, फैले होते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हीलियम, ऐसा नहीं है। वायुमंडल में क्या होते हैं, समान रूप से क्या होते हैं, सभी गैस सभी तरफ क्या होते हैं, वितरित होते हैं। और हमको फिलहाल जो है आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उसमें क्या होते हैं, समांगी प्रकृति पाए जाते हैं। जनरली समांगी प्रकृति का मतलब होता है कि जिनको हम देख करके उनके अवयव में विभेद नहीं कर सकते हैं, भाई ये इसमें ये गैस है, इसमें ये गैस है, ऐसा हम ना बता सकें, रियल में वही क्या होता है, हमारा समांगी प्रकृति। जैसे अगर हम शरबत की बात करते हैं तो शरबत में आप देखे हैं, अगर आपको पानी अगर दे देता है कोई, तो आपको नहीं पता चलता कि इसमें शक्कर घुला है या नहीं घुला है। ठीक है, वो तो क्या रहता है, उसमें आपको पता नहीं चलता है। तो समांगी प्रकृति का मतलब यही बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ में कौन कौन से और पदार्थ मिला हुआ है, उसके बारे में अगर हम विभेद ना कर पाएँ, है ना, बता ना पाएँ, रियल में वही क्या कहलाता है, हमारा समांगी प्रकृति कहलाता है। और परिभाषा तो ये कहता है कि समांगी
एक मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सभी पदार्थ समान रूप से सभी भागों में क्या होते हैं, फैले होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण या समांगी जो है मिश्रण के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो क्लास हम लोग पढ़े थे या जो पहला लेसन पढ़े थे उसमें हम लोग चर्चा किए थे। तो वैसे ही हमारे क्या होते हैं, हमारे जितने भी गैस होते हैं, गैस पूरे वायुमंडली में क्या होते हैं, समान रूप से क्या होते हैं, फैले रहते हैं। उनके अवयव जो होते हैं हमको जो है देख करके पता नहीं चलता है। इस कारण हम बोल सकते हैं कि सभी गैस जो होते हैं वो सभी गैस क्या होते हैं, समांगी प्रकृति के होते हैं। एक प्रकार के समांगी क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रकृति भाई, समांगी प्रकृति। चलते हैं दूसरा, आकृति और क्या देखते हैं हम लोग, आयतन देखते हैं। यदि आकृति और आयतन की बात करें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो गैस होते हैं न तो उसके आकार होते हैं, न ही आकृति होते हैं, न ही उसके क्या होते हैं, आयतन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं भाई उसके ना। तो इनके आकृति आयतन क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर गैस के आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं हमारे, अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते हैं भाई। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि जो गैस होते हैं उस गैस के अगर हम आकृति की बात करें, है ना, और आकार की बात करें तो दोनों क्या होते हैं हमारे, अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं भाई, वो अनिश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं गैस के आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं भाई, अनिश्चित होते हैं। और जिस पात्र में रखते हैं उसी पात्र के हो जाते हैं, है ना। जिस पात्र में रखते हैं उसी प्रकार के हो जाते हैं, उसी प्रकार के हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा जो दूसरा गुण है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो गैस होते हैं, गैस के न तो क्या होते हैं आपकी आकृति होते हैं और न ही इसके कोई आयतन होते हैं। मतलब दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, अनिश्चित होते हैं। क्यों, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्या होते हैं हमारे, दूर होते हैं। और दूर होने की वजह से इनके मध्य जो आकर्षण बल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए जिधर पाते हैं उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फैलते रहते हैं। यही वजह है कि इनके आकार आकृति निश्चित नहीं होते हैं। तो जितने भी गैस होते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नियान हो, ऑल जितने भी हमारे क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, उन सब गैसों के हमारे जो है अगर आकृति की बात करें, आयतन की बात करें तो दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, अनिश्चित होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, दो गुण यहाँ से हम लोग बता सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट गुण की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया है दाब। क्या दिया है भाई हमारा, दाब। ये जो दाब होता है, दाब की बात करें तो गैस क्या करते हैं, किसी भी जिस पदार्थ में उसको क्या करते हैं या जिस पात्र में उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं, वहाँ पर उसके पात्र या दीवार के पात्र पर क्या करते हैं, ये दाब उत्पन्न करते हैं। मतलब जैसे हम क्या कर गए हैं, गैस को क्या किए हैं भाई, हम लोग रखे हैं। मान लो ये पात्र है और इस पात्र में हम लोग क्या किए हैं, गैस को क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जो गैस के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, दीवार के पात्र पर एक दाब क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, जो गैस के क्या कहलाते हैं, दाब कहलाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि गैस जिस उसको बोल सकते हैं पात्र में रखते हैं, उसके पात्र के दीवार पर क्या करते हैं कि दाब उत्पन्न करते हैं, जो गैस के क्या कहलाते हैं, हमारे दाब कहलाते हैं, या गैस के दाब को क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं। मतलब गैस में क्या होते हैं, दाब पाए जाते हैं, या किसी पदार्थ पर गैस क्या कर सकते हैं, दाब डालते हैं। तो बोल सकते हैं गैस को जिस पात्र में रखते हैं, जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र की दीवार पर गैस के अणुओं द्वारा है ना, दाब उत्पन्न करते हैं। गैस के द्वारा एक दाब उत्पन्न करते हैं जिसे गैस का दाब कहते हैं, जिसे गैस का क्या कहते हैं भाई, दाब कहते हैं। तो इस प्रकार से हम दाब को भी क्या कर सकते हैं,
परिभाषित कर सकते हैं। जो गैस होते हैं, गैस जिस पात्र में उसको रखते हैं उस पात्र की दीवार पर गैस के जो अणु होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, साथ ही साथ दीवार पर क्या करते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उसकी दीवार पर एक दाब क्या होते हैं आपके उत्पन्न होते हैं। तो ये गुण भी किनमें पाए जाते हैं भाई, हमारे गैसों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे हम गुब्बारा लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, गुब्बारा ले लेते हैं, और गुब्बारा लेने के पश्चात क्या करते हैं, उसमें जब हम हवा भरते हैं तो हवा भरने से क्या होता है, आपका गुब्बारा क्या होता है, एक निश्चित स्थिति तक पहले क्या होता है, वो फूलता है। उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे जैसे क्या होता है उसके अंदर दबाव क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, फिर एक स्थिति आता है, क्या हो जाता है, फट जाता है। तो वो फटने की स्थिति कब होता है, जब हम क्या करते हैं, उसके अंदर गैस डालते हैं। तो गैस डालने से क्या होता है, हमारा उसके अंदर दबाव बढ़ते जाता है, कण जो है एक दूसरे के पास आते जाते हैं, बहुत सारा कण होते जाते हैं, और वो दीवार पर एक दाब उत्पन्न करते हैं, और ज़्यादा हो जाने पर क्या हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। मतलब गैसों में दाब उत्पन्न करने के भी गुण क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। तो इस तरीक़े से हम थर्ड पॉइंट को क्या कर सकते हैं, बताए सकते हैं। फोर्थ नंबर होता है विसरण। क्या होता है हमारा, विसरण। विसरण की बात करें तो ये जो हमारे गैस होते हैं बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के अपने आप ही क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। विसरित होना मतलब फैल जाते हैं, ठीक है। तो गैस जो होते हैं, गैस बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के अपने आप वातावरण में विसरित हो जाते हैं। अर्थात गैसों में विसरण के गुण पाए जाते हैं। विसरण के गुण पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि जो गैस होते हैं, गैस बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के अपने आप क्या होते हैं, बाह्य वातावरण में, या वातावरण जो होता है इस वातावरण में क्या हो जाते हैं, वो अपने आप क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। विसरित होना मतलब फैलना होता है। जैसे आप क्या करते हैं, घर में क्या करते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, और अगरबत्ती को हम क्या करते हैं, अगर जला देते हैं तो आप देखते हैं थोड़ा देर के पश्चात क्या होता है, पूरे घर के कोने कोने तक क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। तो ये फैलना है ना, किसी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह फैलना ही आपका विसरण कहलाता है। तो वैसे ही हमारे क्या होते हैं, जो भी गैस होते हैं वो होते हैं, अगर उसको कहीं जगह छोड़ देते हैं या हम लोग नहीं भी करते हैं तो अपने आप क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। विसरित हो जाना मतलब फैल जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे घर में क्या होते हैं, जो गैस के सिलेंडर होते हैं, आपके गैस के क्या है, हमारे सिलेंडर। तो जो गैस के सिलेंडर होते हैं, अगर बाय द वे आप उसमें खाना बनाने के पश्चात गैस को ऑन ही छोड़ दिए हैं, ऑफ नहीं किए हैं, तो उस स्थिति में गैस क्या होते हैं, धीरे धीरे उस जगह पर जहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है वहाँ पर क्या होते हैं, वो धीरे धीरे फैलते जाते हैं, और फिर उसकी खुशबू हमारे नाक में आने से पता चलता है कि हाँ गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, या गैस क्या हो रहा है, विसरित हो रहा है। तो विसरण का मतलब होता है फैलना, और गैस में ये गुण बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है ना, उसमें हमको देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा विसरण के गुण होता है। तो अगर आपसे ये संबंधित अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो खाली आप टॉपिक लिखें और बता दें कि भाई गैस जो होता है उस गैस में क्या होता है, विसरण के गुण पाया जाता है। अर्थात एक जगह छोड़ देने से आसानी से क्या हो जाता है, वो कहीं दूसरे जगह क्या हो जाता है, आपका फैल जाता है, आसपास में फैल जाता है, या पूरे तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। और ये क्रिया वो बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कहें कि तुम जाओ तो फैले, ऐसा नहीं है, वो अपने आप क्या हो जाता है, वहाँ विसरित हो जाता है। तो ये भी हमारे जो है गैस के जो हमारे भौतिक गुण है उसके अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 3-4 पॉइंट हो गया। पहला, समांगी प्रकृति। जो भी गैस होता है वो कैसा होता है, समांगी प्रकृति का होता है। हमारे मतलब सारे गैस क्या होते हैं, एक समान होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो उसमें समांगी गुण क्या होता है, उसमें पाया जाता है। दूसरा, जैसे हम बात करें दाब का, तो जो दाब होता है, दाब की बात करें तो गैस में क्या होता है, किसी पात्र में रख देने से उसकी दीवार पर दाब उत्पन्न करने का क्या होता है, गुण होता है। उनके कण उसके दीवार से टकराते हैं, दाब उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं विसरण, तो विसरण का मतलब होता है फैलना, और जो गैस होते हैं उनमें क्या होते हैं, विसरण के गुण पाए जाते हैं। और जहाँ तक आकार और आकृति की बात करें तो दोनों क्या होते हैं, आपके अनिश्चित होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट गुण की ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। संपीड्यता। ठीक है,
संपीड्यता की बात करें तो गैसों में संपीड्यता के गुण पाए जाते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित मतलब है ना, उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर क्या करते हैं हम लोग गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारा में कुछ क्या करते हैं, गैस भर देते हैं, और अगर उसको हम क्या करते हैं, हाथ से अगर क्या करते हैं हम लोग पुश करते हैं, दबाते हैं, तो आप देखना कि जो क्या होता है हमारा जो गुब्बारा होता है, हम जैसे उसको दबाते हैं उसी शेप का बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इसको बोलते हैं संपीड्यता। क्या होता है, संपीड्यता मतलब जिसको हम क्या कर सकें, पुश कर सकें, दबा सकें, है ना, वो संपीड्यता कहलाता है। पत्थर को थोड़ी करेंगे भाई, पत्थर को हम लोग क्या करते हैं कि पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे तो थोड़ी नहीं दबेगा, वो नहीं दबेगा ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, संपीड़ित होते हैं। गैस में संपीड्यता का गुण पाई जाती है। तो यहाँ पर उसी को लिख देते हैं, गैस में या गैसों में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि गैस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, गैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, गैसों में संपीड्यता का गुण पाई जाती है। संपीड्यता का गुण है ना, बहुत होती है भाई, बहुत ज़्यादा होती है, गुण बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गैस होती हैं उनमें संपीड्यता का गुण पाई जाती है। मतलब गैस को क्या की जा सकती है, प्रेशराइज की जा सकती है, उनको हम दबा के क्या कर सकते हैं, उनकी स्थिति को चेंज की जा सकती है। तो ये गुण क्या पाई जाती है हमारी, और जो गैस होती है उनमें क्या होती है आपकी देखने को मिलती है, पाई जाती है। और जैसे उदाहरण की हमने बात किया, तो उदाहरण में हम गुब्बारा को ले करके उसमें हवा भर के काम कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, गुब्बारा है, और इस गुब्बारा में अगर हम क्या कर देते हैं, हवा भर देते हैं, और हवा भरने के पश्चात अगर हम क्या करते हैं, इसको हम लोग हाथ से प्रेशराइज करते हैं। ये हमारा क्या है भाई, गुब्बारा है, और इसको हम प्रेशराइज करते हैं, वही हमारा संपीड्यता का गुण क्या होता है, देखने वही संपीडित है। मतलब जिनको हम प्रेशराइज कर सकें, जिसको दबा सकें, वही हमारा क्या होता है, संपीड्यता को प्रदर्शित करता है। और जितने भी गैस होते हैं उसमें संपीड्यता का गुण क्या होता है आपका पाया जाता है, संपीड्यता का गुण देखने को मिलता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं या लिया जा सकता है। जहाँ तक हम घनत्व की बात करें तो भाई द्रव के अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा इसका घनत्व क्या होता है आपका, कम होता है। तो हम लोग सिंपल इसको लिखेंगे, तो ठोस एवं द्रव के अपेक्षा देखें, है ना, द्रव के अपेक्षा इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। गैस का घनत्व थोड़ा क्या होता है आपका, कम होता है। तो अपेक्षा गैस का घनत्व क्या होता है हमारा, कम होता है। तो इस तरीक़ा से हम कंपेयर करें कि ठोस का और हम बात करें गैस का, तो वहाँ पर क्या होता है, ठोस का घनत्व जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, द्रव का घनत्व ज़्यादा होगा। बट गैस का घनत्व की बात करें तो गैस का घनत्व इन दोनों की अवस्था या इन दोनों की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, या कम होता है हम लोग बोल सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, हमारा ठोस का, फिर होगा द्रव का, और फिर किसका होगा, हमारा गैस का। तो घनत्व क्या होता है आपका, इसका कम ही क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको भी क्या किया जा सकता है, गुण के अंतर्गत रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रसार की बात करें, है ना भाई, तो प्रसार तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, गैसों में प्रसार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। गैसों में अगर हम किसकी बात करें, प्रसार की बात करें, तो प्रसार क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। तो गैसों में जो प्रसार है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रसार होना मतलब प्रसारित होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, यही हमारा क्या होता है, प्रसार होता है। और गैसों के जो कण होते हैं, गैसों के कणों में प्रसार आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को क्या होता है आपका मिलता है, या उसमें प्रसार का क्या होता है, गुण पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से प्रसार में और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट है हमारा कौन सा, द्रवण की बात करें, तो द्रवण की हम बात करते हैं। तो द्रवण मतलब होता है गैस को द्रव में बदलना। सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं, गैस को किस में बदलना भाई, द्रव में क्या करना, बदलना क्या कहलाता है हमारा, द्रवण कहलाता है, द्रवण कहलाता है या द्रवण कहते हैं। तो किसको भाई, गैस को द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है ना, द्रवण कहलाता है। अब यहाँ पर द्रवण कैसे करते हैं, तो आप इससे पहले पढ़े हैं, क्रांतिक ताप पढ़े हैं। तो क्रांतिक ताप एक ऐसा ताप रहता है जिस ताप के ऊपर फ़िलहाल तो हम लोग गैस को द्रव में बदल नहीं सकते हैं, बट उस ताप से कम ताप पर हम क्या कर सकते हैं, उसको ताप दे करके, उसके अलावा दाब दे करके हम क्या कर सकते हैं, गैस को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, द्रव में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। तो यही आपका द्रवण के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इस प्रकार से लगभग 6-7 पॉइंट आपके बुक में भी दिया गया है, और आपको
बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। आता है तो आपको क्या करना है, पॉइंट को पकड़ना है और पॉइंट को पकड़ने के पश्चात उसमें क्या कह रहा है गैस से रिलेटेड वो आपको क्या करना है, ज़्यादातर इसमें आपको देखना है भाई। तो इस तरीक़ा से 5, 6, 7 जो भी आपके गैसों से रिलेटेड आपका जो गुण है वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, बता भी दिए हैं। और आप भी क्या कर सकते हैं उसको आसानी से जो पेपर में अगर आ जाता है, मान लो ऐसे आने की संभावना तो कम है, अगर आ जाता है तो उसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि हम जैसे बुक में दिया है हूबहू वैसे ही लिखेंगे तो नंबर मिलता है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने भी स्वविवेक का क्या कर सकते हैं प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं उसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ भाई कि सबसे अलग लिखो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किसका, हमारा गैसों के भौतिक गुण। अब हम थोड़ा सा गैस से रिलेटेड क्या करते हैं बात करते हैं। वैसे पूरा लेसन गैस और द्रव से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। फिर भी देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे है गैसों के मापने योग्य गुण, मतलब गैस में ऐसा कौन कौन सा गुण है। अभी हम लोग बहुत सारा गुण उसके अंतर्गत देखे हैं, तो उनमें कौन कौन सा गुण है जो मापने योग्य है उसको हमको क्या करना है, देखना है, जिसको हम माप सकते हैं। गैस के वह गुण जिसको मापा जा सकता है वो क्या होता है हमारा मापने योग्य गुण। मतलब जैसे हमें देखा जाए, अगर हम अपनी बात करें तो हमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या नाप सकते हैं। तो भाई जैसे हमारा देख करके बता सकते हैं कि आप कैसा, आपका रंग कैसा है, गोरा है, काला है, जो भी है, ठीक है, ये मापने योग्य गुण है ना। वो हमको देख करके कोई बता सकता है। या हम हाइट की बात कर सकते हैं, हाइट को हम माप सकते हैं भाई, हाइट को माप सकते हैं, 5 फीट है या 10 फीट है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं, मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये मापने योग्य गुण है। वेट है हमारा, वेट की बात करें तो वेट जो होता है, वेट को भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि हमारा 50 केजी है ना, 60 केजी है, कितना भी है। तो ये मापने योग्य गुण है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ये। बट ये हम बोलें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो फिलहाल हम उतना समय तो देख के नहीं बता पाएंगे भाई कि हाँ ये मापने योग्य गुण है, ठीक है। आप सोच कुछ और रहे हैं, है ना, और बोल कुछ और रहे हैं, ऐसा ये मापने योग्य नहीं है ना। तो वैसे ही आपके जो गैस हैं उस गैस में कुछ मापने योग्य गुण दिया गया है, जिसके बारे में हम अभी क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जैसे मापने योग्य गुण में देखेंगे तो हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, द्रव्यमान के बारे में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। गैस का हम द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बात करें गैस का जो क्या होता है हमारा जो आयतन है, हम आयतन क्या कर सकते हैं उसको मेजर कर सकते हैं, है ना, उसको ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड, दाब जो होता है, दाब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, और ताप का भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट गैस में उसको नहीं करना है। तो ऐसे कुछ 2-3 हमारे मापने योग्य गुण हैं जो हम क्या करने वाले हैं अभी देखने वाले हैं। जैसे द्रव्यमान मापने योग्य गुण है, आयतन मापने योग्य गुण है, दाब मापने योग्य गुण है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या है, कैसा है, किस प्रकार से है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे हम द्रव्यमान की ओर। किसकी ओर चलते हैं, द्रव्यमान है, मास कहा जाता है इसको, हम लोग बोल सकते हैं क्या है हमारा भैया, मास है। और जो पदार्थ होता है उसको द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, माप सकते हैं। तो पहले तो ये होता है कि द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों की जो संख्या है ना, वही उनका क्या कहलाता है, आपका द्रव्यमान कहलाता है। कोई पदार्थ है, गैस भी तो पदार्थ है ना भाई, तो किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित जो भी कणों की संख्या उसके द्रव्यमान को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। अगर वो उसमें 4 कण है तो द्रव्यमान कम होगा, 5 कण है तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी पदार्थ में उपस्थित किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या या मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उस पदार्थ का क्या कहते हैं भाई हम लोग, द्रव्यमान कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कोई पदार्थ का द्रव्यमान कैसे निर्धारित करते हैं भाई, तो उस पदार्थ में कितना कण है उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का जो क्या होता है द्रव्यमान क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं या निर्धारित किया
जाता है। तो लिख दिए हैं किसी भी पदार्थ में उपस्थित जो कणों की मात्रा होता है वही है ना उस पदार्थ के किसको शो करता है भाई, हमारा द्रव्यमान को शो करता है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और गैस का अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर गैस का अगर हमको क्या करना है, द्रव्यमान को निकालना है, तो गैस का द्रव्यमान निकालने के लिए जो है हम एक खाली क्या लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। गैस का क्या करते हैं, खाली सिलेंडर। जैसे हमारे पास ये गैस का क्या है, हमारा खाली सिलेंडर है, ये गैस का सिलेंडर दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, हमारा गैस का सिलेंडर ये दिया गया है। अब इस गैस का सिलेंडर है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके जितने अंदर में जो भी गैस रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, खाली कर देते हैं। मतलब इसको निर्वात पंप द्वारा इसको पूरा क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी गैस वैस या जो भी पदार्थ है उसको पूरा खाली करते हैं। और खाली करने के पश्चात ये जो गैस का क्या दिख रहा है, आपका जो सिलेंडर दिख रहा है उसको खाली स्थिति में क्या कर लेते हैं, तौल लेते हैं। और खाली स्थिति में तौल लेने के पश्चात फिर उसमें हम क्या करते हैं, गैस भर देते हैं। और गैस भरने के पश्चात हम देखते हैं कि उसके बाद फिर से तौलते हैं। एक तो भाई पहले इसमें जो भी चीज़ था गैस के अंदर उस सारे चीज़ को पूरा बाहर करने के पश्चात उसको खाली अवस्था में क्या कर लेते हैं, पहले तौल लेते हैं। और खाली अवस्था में तौल लेने के पश्चात उसमें आप क्या कर देते हैं भाई, गैस भर देते हैं और पुनः उसको एक बार क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, तौलते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, कुछ डिफरेंट आपको पता चलता है। मान लो हम लोग जब इसको किए थे खाली गैस को, तो ये 10 kg का था। कितना का था, हमारा 10 kg का था जब हम खाली किए तो। लेकिन उसमें गैस भरने के पश्चात अगर हम फिर से तौलते हैं, है ना, गैस भर दिए और गैस भरने के पश्चात अगर हम गैस के सिलेंडर को फिर से क्या करते हैं, उसको फिर से उसका माप करते हैं, तो पता चलता है कि गैस का सिलेंडर का जो भार है वो कितना हो गया है, आपका 25 kg हो गया है। कितना kg हो गया हमारा, 25 kg हो गया है। 25 kg हो गया है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, पहले उसका खाली था तो कितना था हमारा, वो 10 kg था, अब कितना दिखा रहा है, 25 kg दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, 25 को अगर हम क्या करते हैं 10 से माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, हमारा ये 15 kg आ जाता है। मतलब वहाँ पर हम बता सकते हैं कि उस सिलेंडर में आपका 15 kg क्या हुआ है, आपका गैस भरा हुआ है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आपका जो गैस है उसका हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई कि वायुमंडल को देख के आपको बताना है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि वायुमंडल में देखो ऑक्सीजन है इसका इतना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, गैस के द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित कणों की क्या होता है, संख्या होता है। तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या ही उसके द्रव्यमान को क्या करता है, निर्धारित करता है। और गैसों की अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो गैसों का द्रव्यमान जो होता है, अगर उसके निकालने की हम चर्चा करें तो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खाली जो सिलेंडर होता है उसका पहले माप कर लेते हैं, फिर उसमें गैस भरने के पश्चात उसका पुनः माप करते हैं। तो जो भी उसमें जो अंतर होता है वो अंतर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, गैसों का मापन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है उसके मापन के लिए आपको पता है कुछ हमारे यहाँ पर जो है मात्रक उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपको पता है 1 kg जो होता है, 1 kg बराबर अगर हम देखें तो ये आपका 1000 जो ग्राम होता है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ज़्यादातर हम इसी का प्रयोग करते हैं, या तो ग्राम का या तो केजी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी गैस लिया जाता है तो उस गैस के आधार पर हम मोल का भी उपयोग कर सकते हैं। और मोल बराबर आपको पता है एन बराबर होता है क्या, पदार्थ का द्रव्यमान, या इसको ऐसे भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये जो होता है मोल होता है। और मोल को दर्शाते हैं एन से, और इसका जो मान होता है वो दिए गए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है और डिवाइडेड बाई क्या होता है, उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं ये द्रव्यमान। और ये इसका क्या होता है, हमारा आणविक द्रव्यमान को शो करता है। द्रव्यमान आपको पता है, हम लोग यहाँ पर करेंगे तो WB का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर हम देखें तो MB का प्रयोग कर सकते हैं, या M का ही क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो 1 मोल होता है, इस 1 मोल बराबर हम बात करें तो 6.023 इंटू 10 कितना होता है, हमारा 23 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये भी आपके बुक में दिया गया है, चाहेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित जो भी क्या होता है, हमारा कणों की जो संख्या है, कणों की जो मात्रा है, उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और परिभाषा के आधार पर आप बोल सकते हैं, जैसे आप आधा केजी क्या करते हैं, शक्कर लेते हैं,
आधा केजी क्या करते हैं शुगर लेते हैं, तो उसमें देख रहेंगे आप कणों की संख्या क्या होता है भाई, कम होता है। और उसी को अगर आप क्या करें 1 केजी शक्कर लें तो उस स्थिति में कणों की संख्या आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कुल मिला के द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्यमान क्या करता है, उस पदार्थ के अंदर उपस्थित कणों की मात्रा पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं किसके बारे में भाई, आयतन के बारे में। आयतन क्या होता है, तो आयतन का मतलब होता है किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान, किसी पदार्थ का आयतन उस पदार्थ द्वारा घेरा गया क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है या जो स्थान होता है वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ का जो आयतन है उस पदार्थ द्वारा घेरा गया क्या होता है, आपका स्थान होता है। मतलब कोई पदार्थ जितना जगह क्या कर लेता है, घेर लेता है, वही उसका क्या कहलाता है, आपका आयतन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है या आयतन कहते। तो लिख सकते हैं किसी पदार्थ का आयतन, किसी पदार्थ का आयतन, ठीक है। तो इसको लिखते हैं भाई बढ़िया से, किसी पदार्थ का आयतन। तो लिख दो यहाँ किसी पदार्थ का आयतन उस पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान को कहते हैं, स्थान को कहते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं कोई पदार्थ जितना जगह घेरता है, जितना स्थान घेरता है वही उसका क्या कहलाता है, आपका आयतन कहलाता है। आयतन के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। और गैस भी क्या करता है, आपका आयतन घेरता है भाई, है ना। उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होता है, आपका आयतन आपको देखने को क्या होता है, आपका मिलता है। और जैसे 1 लीटर, ज़्यादातर हम गैस के आयतन को 100 किससे करते हैं भाई, लीटर से 100 करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका 1 लीटर बराबर, अगर हम देखें तो ये 100 ml को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। 100 ml को क्या करता है, आपका दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, दिखाते हैं। तो ये तो हो गया आपका किसके बारे में, आयतन के बारे में। तो आयतन क्या होता है भाई, तो आयतन जो होता है, आयतन की हम लोग बात बस इतना ही करेंगे कि आयतन मतलब होता है किसी भी पदार्थ का आयतन उस पदार्थ द्वारा घेरा गया क्या होता है, आपका स्थान होता है। और जो पदार्थ जितना जगह आपका क्या करता है, घेरता है, वही आपका क्या कहलाता है, उसका आयतन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, या आयतन कहा जाता है। और भी है जिसको इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है, बताया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पर अगर 1 ml दिया गया है, हमारा कितना ml दिया है, हमारा 1 ml, तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 1 ml बराबर क्या होता है, उसको हमको देखना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा दिया है कितना ml, 1 ml दिया गया है। तो इसका मतलब होता है ये किसके बराबर है, हमारा ये वर्ग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार हम देखें तो यहाँ पर 1 लीटर की अगर हम बात करें, 1 लीटर की अगर हम बात कर देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका इसका जो मान होता है 10 का घात कितना हो जाता है, आपका 3 सेंटीमीटर के क्या हो जाता है, आपका बराबर हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा 1 ml जो स्क्वायर होता है हमारा, है ना, कितना ml भाई, हमारा ये दिया है आपका 1 ml दिया गया है। और इसका जो मान है स्क्वायर में अगर आपका दिया गया है 1 ml स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ml की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1 डेसीमीटर, ये स्क्वायर हो जाएगा 3 में अगर, तो 1 डेसीमीटर का घात कितना हो जाता है, आपका क्यूब हो जाता है। और इसका मतलब हो जाता है 10 का घात 3 सेंटीमीटर को क्या करता है, सो करता है। तो इस प्रकार से कुछ हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं कि अगर 1 ml सेंटीमीटर दिया है, मतलब उसके बराबर कितना होता है, हमारा 1 डेसीमीटर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करता है, ठीक है, 1 डेसीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। तो ये किसको शो करता है भाई, आयतन को क्या करता है, शो करता है, आयतन को प्रदर्शित करता है। तो आयतन क्या होता है,
तो किसी भी पदार्थ का आयतन उस पदार्थ द्वारा घेरा गया क्या होता है हमारा जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और जनरली आयतन को हम लीटर में शो करते हैं, ml में शो करते हैं। यहाँ पर 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर बराबर 10 का घात कितना होता है हमारा 3 सेंटीमीटर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। 1 ml क्यूब का 1 डेसीमीटर को शो करता है और आगे 10 का घात 3 है ना सेंटीमीटर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये आगे हमारा क्या होता है भाई 10 का घात 3 सेंटीमीटर है ना, या सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, आयतन से हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, दाब के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। दाब होता क्या है, हम इसको देखते हैं। दाब क्या होता है, प्रति जो भी हमारा क्या होता है, जो इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अणुओं के टक्कर से उत्पन्न जो भी क्या होता है दाब होता है, वही आपके गैसों का क्या कहलाता है, आपका दाब कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अणुओं के टक्कर से उत्पन्न दाब को उस गैस का या उत्पन्न दाब को गैसों का क्या कहते हैं। तो यहाँ लिखे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अणुओं के टक्कर से उत्पन्न दाब को गैस का क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, या गैस के दाब कहा जाता है। गैस का क्या होता है हमारा, दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम गैस के दाब को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो भी अणुओं के टक्कर से उत्पन्न जो दाब होता है वही हमारा क्या कहलाता है, गैस का दाब कहलाता है। मान लो यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा कोई जगह दिया है, तो यहाँ पर जो भी कण होता है, ये कण एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के पश्चात जो भी पात्र की दीवार पर जो क्या करते हैं, आपके दाब उत्पन्न करते हैं, वही आपका क्या कहलाते हैं, यहाँ पर आपका दाब के नाम से क्या करते हैं, उसको जानते हैं या दाब कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से और 2-3 मात्रक, जैसे हमने द्रव्यमान देखा, आयतन देखा, ये दाब देखा, जो कि आपको क्या कर सकते हैं, आपको ये पूछ सकते हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 3 पॉइंट सिंपल सा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा वायुमंडलीय दाब के बराबर। वायुमंडलीय दाब क्या है, इसको और चलते हैं हम लोग। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, पाया जाता है, जो लगभग 800 सेंटीमीटर इसकी क्या है, अपना मोटाई है। और ये जो गैस होता है, उस गैस को क्या करता है, पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करता है, आकर्षित करता है। और जब गुरुत्वाकर्षण बल से जब गैस को क्या करता है, आकर्षित करता है, तो गैस क्या करता है, आपका पृथ्वी की सतह पर एक क्या करता है, दाब डालता है, और वही दाब आपका क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, या वायुमंडल दाब के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर मैं क्या बोला, ये पृथ्वी है हमारा, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है हमारा, वायुमंडल क्या होता है, पाया जाता है, जिसकी मोटाई लगभग 800 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, इतना आपका मीटर मोटाई है। तो आसपास में पाए जाने वाला या पृथ्वी के आसपास में जो भी क्या होता है हमारा वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में जो भी गैस होता है, उन गैसों को पृथ्वी क्या करता है, अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है, आकर्षित करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वो उसको क्या करता है, आकर्षित करता है, तो वो जो गैस है वो क्या करता है, पृथ्वी की सतह पर एक क्या करता है, दाब उत्पन्न करता है, और वही दाब क्या कहलाता है, हमारा वायुमंडलीय दाब के नाम से क्या करते हैं, हम लोग उसको जानते हैं, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम वायुमंडलीय दाब को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ है ना भाई, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु है ना का एक आवरण पाया जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ, चारों ओर वायुमंडल होता है या पाया जाता है, होता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायु का विशाल घेरा है ना, जिसकी मोटाई 800 सेंटीमीटर
है। इस गैस को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है। अपनी ओर क्या करती है भाई? आकर्षित करती है, जिससे वायुमंडल द्वारा या वायुमंडलीय गैस द्वारा पृथ्वी के सतह पर एक दबाव उत्पन्न होती है। पृथ्वी के सतह पर एक दाब उत्पन्न होती है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इस प्रकार से वायुमंडलीय जो दाब होता है, उस वायुमंडलीय दाब को हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो हम जानते हैं भाई, जहाँ हम लोग रहते हैं आसपास क्या होता है? वायुमंडल का एक विशाल घेरा होता है जिसमें बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जिसकी मोटाई लगभग 800 सेंटीमीटर है। और उन गैसों को क्या करता है हमारा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की ओर क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। तो जब गैस क्या करता है, ऊपर से जब पृथ्वी की सतह की ओर आता है तो पृथ्वी की सतह पर एक क्या करता है? दाब उत्पन्न करता है, और वही दाब क्या कहलाता है आपका? वायुमंडलीय दाब कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकता है? पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। इस टाइप का आपसे क्या कर सकता है? क्वेश्चन कर सकता है। तो चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं और क्या क्या टॉपिक है उसको हम क्या करते हैं? देखते हैं। आगे दिया है यहाँ पर दाब के मापन की कुछ इकाई यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो दाब क्या होता है? अभी हम बताए हैं कि दाब क्या होता है भी। तो गैस के द्वारा जिस पात्र में क्या करते हैं उसको रखते हैं, है ना, उस पात्र की दीवार पर क्या करते हैं? गैस के कण आपस में टकराते हैं और टकराने के पश्चात क्या करते हैं? एक दाब उत्पन्न करते हैं। वही क्या कहलाते हैं? आपका एक दाब को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जैसे अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे, मान लो एक क्या हमारा एक पात्र है और इस पात्र पर हमारा क्या है? अगर कुछ गैस भरा हुआ है और ऊपर हम क्या लगा देते हैं? पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पर? पिस्टन। और पिस्टन लगाने के पश्चात अगर हम क्या करते हैं? इसमें प्रेशर डालते हैं ऐसा करके, तो ये जो कण पहले दूर दूर रहते हैं वो क्या होते हैं? पास पास आते जाते हैं, जिसके वजह से इनकी दीवार पर कुछ क्या करते हैं? दाब को आरोपित करते हैं। तो वो जो कण के द्वारा उत्पन्न जो दाब होता है वही आपका क्या कहलाता है? गैस का दाब कहलाता है। और गैस के दाब को मापने के लिए कुछ इकाई यहाँ पर क्या किया है? दिया गया है। वैसे तो गैस को कई तरीक़ा से मापते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है आपका गैस की इकाई। वैसे गैस की इकाई आपका क्या दिया है? हमारा न्यूटन पर मीटर का एक स्क्वायर दिया गया है, और जिसे हम क्या कर सकते हैं? गैस का SI इकाई के नाम से जानते हैं, SI इकाई कहा जाता है। और भी कई यहाँ पर मात्रक दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया है एक वायुमंडली बराबर आपका होता है आपका, अगर हम पाइन में देखें तो क्या लिख सकते हैं? हमारा 1 है ना, ये हो जाता है 1.0, ये हो जाता है आपका फिर 1 यहाँ पर होता है हमारा 1.0, और ये हो जाता है आपका 1325 हमारा बार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर एक जो बार होता है इसके बराबर हमारा कितना होता है? हमारा 0.98 हम बोल सकते हैं 6,
है ना, हमारा क्या बोल सकते हैं, वायुमंडल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, वायुमंडल को दर्शाता है। और अगर एक एटीएम की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा जो 1 एटीएम जो होता है इसके बराबर देखें तो ये हो जाता है हमारा 1.101 पॉइंट, ये कितना हो जाता है आपका 325 इंटू न्यूटन है ना, न्यूटन, या ये लिख सकते हैं 10 का घात 3 n मीटर स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पर जो पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है आपका 1.325 आपका किलो पास्कल को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से कुछ मान दिया है वायुमंडल का, उसको हम SI क्या कर सकते हैं, इकाई में रख सकते हैं, जिसको किससे शो करते हैं, हमारा न्यूटन मीटर है ना, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट है उस पर हम चलते हैं। आगे हमारा दाब के बाद क्या है, ताप है। अब जो है ताप की बात करें तो ताप होता क्या है, ताप किसे कहते हैं, तो ताप का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के उष्णता की जो माप है वही ताप कहलाता है भाई, ठीक है। किसी पदार्थ की उष्णता की माप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो क्या होता है, जो ताप होता है ना, किसी भी पदार्थ की जो ताप होता है, किसी पदार्थ की उष्णता की जो माप होता है, उष्णता की जो क्या होता है, हमारा जो माप होता है वही उसके ताप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और उष्णता का माप मतलब कौन ठंडा है और कौन क्या है, हमारा गर्म है, वहीं से आपका क्या होता है, ताप के बारे में क्या होता है, पता चलता है। और यहाँ आपके बुक में लगभग जो है ताप को दर्शाने के लिए कुछ मात्रक यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। जैसे हम लोग कभी देखने वाले हैं सेल्सियस दिया गया है हमारा, एक दिया है हमारा, दूसरा केल्विन, और एक हमारा होता है हमारा फ़ारेनहाइट। तो 3 प्रकार का ताप को मापने के लिए यहाँ पर मात्रक दिया है, सेल्सियस, उसके बाद हमारा क्या दिया है भाई, केल्विन, एंड थर्ड दिया है फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से कुछ मात्रक आपका यहाँ पर ताप को दर्शाने के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। और ये जो तीनों जो मात्रक है वो आपको क्रमशः दिया गया है। ये पहले सेल्सियस देखते हैं, फिर फ़ारेनहाइट देखते हैं, ठीक है, और फिर आगे देखने हैं भाई। तो पहला इसमें क्या दिया है हमारा, सेल्सियस। वैसे आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर हम यूज करते हैं किसी चीज़ में अभी फ़िलहाल, तो सेल्सियस जो होता है पैमाना, ये ताप मापने का क्या होता है, एक पैमाना होता है। और इसमें जो है इसको डिग्री से क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, शो करते हैं। और इसमें जो मान होता है उसकी अगर हम बात करें तो ठंडकता की बात करें, ठंडा अगर बर्फ़ अवस्था करें इसमें, तो उस स्थिति में कितना होता है हमारा, 0 डिग्री होता है। और अधिकतम कितना होता है हमारा, 100 डिग्री, जिस पर क्वथनांक ताप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस को हम लोग जो है डिग्री सेल्सियस से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान जो है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 101 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से क्या होते जाता है, आपका बढ़ता जाता है। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, कई प्रकार के ताप को मापने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसका मान कहाँ से आपका, अगर हम हिमांक की स्थिति में बोलेंगे, हिमांक की स्थिति में किसको शो करते हैं, मेरा 0 डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और क्वथनांक की स्थिति में अगर हम देखें तो क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। जहाँ हम केल्विन की बात करें तो केल्विन एक साइंटिस्ट था हमारा, है ना, और जिन्होंने लॉर्ड केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने ये केल्विन पैमाना क्या किया है, दिया है। और ये जो केल्विन पैमाना होता है ये आपका 273 केल्विन से क्या होता है, इसका मान जो है स्टार्ट होता है और आगे फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या होता है हमारा, दोनों में संबंध होता है भाई कि यहाँ पर 200 हमारा क्या होता है, जो 73 केल्विन होता है, उसका मतलब होता है यहाँ पर 0 डिग्री, कितना होता है हमारा, 0 डिग्री। मतलब आप 0 डिग्री बोलेंगे और उसी को केल्विन में बोलेंगे
तो दोनों बराबर होता है। ये हमारा क्या करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे और केल्विन में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे उसको 273 में। जैसे यहाँ पर मैं अगर 25 डिग्री बोलता हूँ तो केल्विन में उसको कितना बोलेंगे 298 केल्विन से बात करेंगे। तो केल्विन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 273 डिग्री से स्टार्ट होता है और हमारा जो डिग्री सेल्सियस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। हम लोग पहले लेसन में भी इसके बारे में चर्चा किए हैं तो और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट है हमारा फ़ारेनहाइट, और ये जो फ़ारेनहाइट होता है ये 32 फ़ारेनहाइट से क्या होता है आपका स्टार्ट होता है और आगे इधर आपका 98 फ़ारेनहाइट तक लगभग जाता है। तो इस प्रकार से हम फ़ारेनहाइट को भी क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये आपके कुछ छोटी छोटी बातें थी जो कि आपकी गैसों से रिलेटेड था। आगे हम जितना आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अभी जितना पढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आप गैसों के नियम पढ़ने वाले हैं, चार्ल्स नियम, बायल्स नियम, है ना, उसके अवोगाड्रो नियम, गेल लुसाक का आयतन संबंधी नियम। तो बहुत सारे गैस के नियम हम आगे क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल तो आज का क्लास हम यहाँ क्या करते हैं यहीं पर स्टॉप करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम गैसों के जो क्या है हमारे नियम हैं वो हम क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। तो ठीक है, इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं भाई।